योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य शरीरस्य च वैदिके योगान्तरप्रवरं योपान्तरक्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं पतञ्जलि प्राञ्जलिदानतोऽस्मि। जलिदानतमस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः गुरुः गुरुः साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ओम शांति शान्ति। शांति शांति। Yes, hello, good afternoon, friends. And we are back with योग सूत्र. कल कौन सा हमने सूत्र किया? 3 15 ना? हाँ। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी। हाँ, यहाँ पे किया। अब हम जाते हैं 16 पे। ओके, जहाँ पे हेतु नहीं, सॉरी, क्रमा का हो गया क्रमा। हाँ, क्रम क्रम अन्यत्वम, हम्म, क्रम अन्यत्वम, परिणाम अन्यत्वे हेतु। तो हमारी हेतु इस शब्द से पहचान हुई और सब कुछ क्रमशः होता है, ये भी हमने समझा। और जो भी धर्म लक्षण और अवस्था है, ये क्रम से ही होता है। मिट्टी है तो घड़ा बनेगा, घड़ा है तो वो नया या पुराना होगा। राइट। अभी हम जाते हैं 3.16 पे। 3.16 में वो कहते हैं, परिणाम परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागतम ज्ञानम। क्या कह रहे हो? नाउ, अच्छा, पहले ये बात समझ लो। नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम संयमा ऑन द थ्री परिणाम्स। ओके, तो ये तीन परिणाम जो है, कौन से? निरोध परिणाम, ममता आप, फोन टेढ़ा हो गया। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ये तीन परिणाम पे अगर हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं, संयम करते हैं, ओके, तो हमको पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। ऑलराइट, सो मॅम, बोल बोल। म्हणजेच धर्मलक्षण अवस्था ना? निरोध परिणाम आणि हे परिणाम म्हणजेच धर्मलक्षण अवस्था येईल का? नाही. हा, धर्म लक्षण अवस्था कसं येईल? तर निरोधातनं समाधी आणि समाधीतून एकाग्रता, एकाग्रता. ओके. हे धर्म लक्षण आणि परिणाम झाले तिन्ही. कळलं का? घडा हो. आहे, घडा आहे, अरे माती आहे तर घडा बनणार, घडा आहे तर तो जुना होणार किंवा नवीन असणार. तर हे हो. त्या सिक्वेन्सनीच होणार. आधी जुना नवीन आणि मग माती आणि मग घडा, असं सगळं नाही होत. तर हे धर्मलक्ष परिणाम सगळीकडे अप्लाय होतात, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. हम्म? लक्षण परिणाम ये हर चीज को एप्लीकेबल है। वैसा वो कह रहे हैं, ये जो अपना संयम है, धारणा ध्यान समाधि, और अपना समापत्ति है, यहाँ पर भी धर्म लक्षण परिणाम, ये तीनों, मतलब जो भी कुछ होगा वो क्रमशः होगा। लेकिन वो कभी कभी इतना फास्ट हो जाता है कि हमारे ध्यान में वो क्रम आता ही नहीं। हम्म? ते आता सोडून दे। देखो, अभी यहाँ से सूत्र नंबर, यहाँ ये वाले सूत्र 3.16 से लेके 3.50, सारे सूत्र जो है, ये किस चीज पे आप संयम करोगे तो आपको क्या फल मिलेगा, ये यहाँ से बताना पतंजलि शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से पहले वाले इस सूत्र में वो बताते हैं कि ये जो परिणाम है, तीन परिणाम है, इसके ऊपर अगर आपने धारणा ध्यान समाधि यानी संयम किया तो आपको भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान होगा। ये तीनों का ज्ञान होगा। अतीत अनागत ज्ञानम,
अतीत यानी पास्ट टेंस, अनागत यानी फ्यूचर, पास्ट टेंस नहीं पास्ट, अनागत फ्यूचर, और ज्ञानम यानी इसका नॉलेज। When samyama on the dharma lakshan and avastha is practiced, the yogi acquires knowledge of past and future. ह्या अर्थाने तू विचारत होती का जान्हवी? ह्या अर्थाने तू विचारत होती, मग बरोबर आहे की धर्म लक्षण अवस्थावर संयम केल्याने, पण त्यांनी परिणाम हा शब्द वापरलाय, त्यामुळे ऍक्च्युली धर्मलक्षण अवस्था नाही तर 3 परिणामांवर संयम केल्याने असं येणार. ओके. प्रेजेंट तो जी ही रहे हो, पास्ट का ज्ञान आ जाएगा, फ्यूचर का ज्ञान आ जाएगा, आप त्रिकाल योगी दर्शी बन जाओगे. हाँ, त्रिकाल दर्शन आप कर पाओगे. नाउ वी नो दैट धारणा ध्यान समाधि on any one object is samyama. So now if the changes in the dharma lakshana and avastha can be realized through samyama, knowledge of the past and the future of the object would be revealed. तो अगर ये परिवर्तन देखो, धर्म लक्षण और अवस्था फाइनली है क्या? परिवर्तन ही है. जो मिट्टी थी वो घड़ा बन गया, जो घड़ा है वो पुराना नया बन गया. तो ये परिवर्तन आने से हमें भूतकाल और भविष्य का ज्ञान होता है. व्हेन पावर ऑफ परसेप्शन इज प्यूरिफाइड and this power is applied to the 3 parinams, then knowledge of the past and the future is attained. Through ordinary intelligence also we can predict the future effects by looking at the cause, which is the past, and applying the rules of cause and effect. यानी कार्य कारण भाव अगर हम लगाते हैं, we also have the powers of telepathy, clairvoyance, etc. to attain knowledge. Thus, it proves that our mind has the capacity of knowing the future, and this can be developed through samyama abhyasa. तो वैसे भी देखो क्या हुआ था, उसके ऊपर से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला है. तो भविष्य तो वैसे भी हम बता सकते हैं, राइट? तो इसको जब हम इस पर, ये जो हमारी क्षमता है, ये जो हमारी कैपेबिलिटी है, ये जो हमारी मन की शक्ति है, वो मन जो निरोध में जा सकता है, परिवर्तित होकर वो समाधि में आ सकता है, और परिवर्तित होकर वो एकाग्र हो सकता है. उन्होंने बताया ना, कल हमने जो पढ़ा कि मन के 2 ही गुणधर्म हो सकते हैं. या तो मन इधर उधर चोहीकडे आपण म्हणतो ना, सगळीकडे जॉय कनेक्ट होणार, इधर उधर वहां वहां हर चीज वस्तु व्यक्ति विषय के साथ वो जुड़ेगा, यानी भटकेगा. या तो वो एकाग्र हो जाएगा एक ही चीज पे. ये मन के 2 गुणधर्म, चित्त के 2 गुणधर्म वैसे ही हमको समझा दिए, राइट? तो जब हम एकाग्रता ये होते हैं, अभ्यास के माध्यम से जब एकाग्रता पे आते हैं, तो हम भूतकाल और भविष्यकाल, भविष्यवाणी ये हम कर सकते हैं, बता सकते हैं. From this sutra, Patanjali begins to identify the vibhutis attained through yogic discipline. First is awareness of time. He sees time flowing seamlessly, hence knowledge of the past and future. हम्म? देखो क्या है, हम भूतकाल को भूतकाल कहते हैं, वर्तमान को वर्तमान कहते हैं, भविष्य को भविष्य कहते हैं. यानी काल जो है, टाइम जो है, इसको हमने इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका विभाजन कर दिया. लेकिन जब समय बिना विभाजन के, बिना किसी जोड़ के, सीमलेसली समय जब बहता है, तब कोई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं होता. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वैसे ही टाइम इज एन इल्यूजन, right? Scientifically, they have proved that time is an illusion and it is a relative reality. हाँ? तो ये वैसे भी हम जानते हैं. अब हमारे चित्त की, हमारे मन की ऐसी अवस्था हमने बनानी है, ऐसा परिवर्तन उसमें लाना है कि बस वो एकाग्र हो जाए, यहां वहां भटकना बंद कर देगा. जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, हमारे लिए समय भी रुक जाता है. ओके. तो हम कहाँ हैं? हम अनंत में हैं, हम सीमलेस फ्लो ऑफ टाइम में हैं. और इसलिए कोई पास्ट, कोई प्रेजेंट, कोई फ्यूचर नहीं होता.
हर चीज एक साथ है, राइट? जस्ट लाइक कृष्णा showed to Arjuna while speaking in the Bhagavad Gita. Yes, yes, absolutely, Shanti. So if there is just one thing, तो उसमें पास्ट और फ्यूचर क्या हमको सब पता है, राइट? सो साइमल्टेनिटी ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं, वो अगर हो गया तो जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब एक साथ हो रहा है। तो हम भविष्यवाणी करने में कौन सी मुश्किल है? बिकॉज इट इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है? हाँ, ये बात को समझो। चलो अभी इससे आगे यहां से लेकर अब हमने क्या बोला? तीनों परिणाम। मॅम, जी जी, बताइए। मेडिटेशन मध्ये पण असा एक पॉइंट येतो की आपण स्थल काल सगळं त्यात विसरून जातो काही करेक्ट, वेळासाठी. करेक्ट। हीच अवस्था म्हणता येईल त्याला. आणि त्याच्याने काय होतं बरं? त्याच्याने जेव्हा कारण आपण मेडिटेशन थोड्या वेळासाठीच करतो, हा, त्या थोड्या हा. वेळामध्ये अगदी थोडा वेळ ही अवस्था येते, पण त्याच्याने काय होतंय की आपल्या विचारांमध्ये एवढी स्पष्टता येते की आपल्यामधले जे संकल्प विकल्प आहे सगळं संपून जातं, दुविधा करेक्ट. संपून जाते, द्वंद्व संपून जातात। हे क्लॅरिटी ऑफ द माइंड, एकाग्रताचाच ची एक अवस्थाच आहे। म्हणजे ह्या पॉइंटची एकाग्रता आणि ती एकाग्रता ऑलमोस्ट सेम आहे, राईट? फक्त त्या पॉइंटची एकाग्रता थोडा वेळच आहे, ह्या पॉइंटची एकाग्रता नॉनस्टॉप आहे। तेवढाच फरक है, बट यस, इट इज द सेम। एब्सोल्युटली राइट। या ओके, सो अब इससे आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना, वो सब किस चीज पे आप धारणा ध्यान समाधि करते हो या संयम करते हो, तो आपको कौन सा अलौकिक ज्ञान प्राप्त होगा, या आपको कौन सी विभूति आपको प्राप्त होगी, कौन सी शक्ति जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती, वैसी वाली शक्ति आपको प्राप्त होगी। यही बात इसके आगे चलेगी। ऑलराइट, 3.17 पे मूव ऑन होते हैं। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरे इतर अध्यासात संस्कारः तत प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत रूत ज्ञानम। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? ओके, यहाँ पे देखो, शब्द अर्थ प्रत्यय, ये तीन शब्दों को पहले समझ लो। शब्द यानी शब्द, ठीक है? अर्थ यानी जो शब्द बोला गया है उसका मतलब। अगर मैं हाथ कहती हूं तो ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरा हाथ है, राइट? तो हर शब्द को अर्थ है। और प्रत्ययानाम यानी उसका सिग्निफिकेंस, उसका भाव या उसकी भावना कह लो, फीलिंग कह लो, इमोशन कह लो। ऑलराइट, अगर मैं बोलती हूं कि रोना, हाँ, रोना ये शब्द है, तो रोना में क्या होता है, मतलब क्या होता है कि आंख से आंसू बहते हैं। तो उसका प्रत्यय क्या होता है? दुखी महसूस होता। ये उसका हम अ, भाव निकालते हैं कि दुख हुआ, राइट? तो शब्द अर्थ और ज्ञान या प्रत्यय, ये तीनों चीजें है ना, हमेशा एक साथ चलती है। कोई भी शब्द, उसका मतलब और उसका गुणधर्म कह लो, सिग्निफिकेंस, या वो बन जाता है। ठीक है? इतरत्र, इतर इतर इतरत्र, राइट? किधर गया मेरा सूत्र? हाँ, इतरे इतर, ये जो शब्द है इतरे इतर, इसमें इतरत्र ही इसका मतलब है वन ऑफ द अदर्स, अध्यासात, सुपर इम्पोजिंग, को इंसाइडिंग, संस्कार, मिक्सिंग एंड इंटरमिक्सिंग, तत यानी ध्यार, परि परिविभाग यानी डिफ्रेंशिएशन, संयमात यानी मेडिटेशन, सर्वभूत सारे मनुष्य जाति, रुत, रुत का मतलब होता है साउंड्स, स्पीच, या ऐसी आवाज जिससे भाषा बनती है। हम्म? नो 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 कुछ मैंने बोला तो इससे कोई भाषा नहीं बनी, राइट? तो जिससे भाषा बनती है वो।
Jnanam, knowledge. A word, its meaning. So the sutra is speaking of three things. A word, its meaning, and the idea behind it are generally superimposed or overlap, causing confusion. By doing samyama on each separately, produced by any jivatma, its knowledge can be gained. कुत्ता क्या बोलता है? भाव भाव। अपने को कोई अर्थ लगता है उसको, उसका? नहीं। हाँ, तो देखो, आप जानते हो ना, लोग ऐसे हैं जो प्राणियों पक्षियों की भाषा समझते हैं। राइट, पता है ना आपको, कि जो पक्षी प्राणी की भाषा समझते। इंग्लिश मूवीज में डॉक्टर डू लिटिल बहुत फेमस हो गए, लेकिन हम श्रीलंका गए थे, वहां पे एक आइलैंड है, वहां पे एक लेडी रहती है, और वो पक्षियों की भाषा समझती है। हाँ, तो वो एक उदाहरण के तौर पे मुझे अभी याद आया, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर वो भौ भौ बोलता है, तो उसका कोई अर्थ और उसका कोई प्रत्यय यानी भाव, ये डेफिनेटली होगा। लेकिन क्योंकि वो भाव भाव हमारी भाषा का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम कंफ्यूज्ड है, और इसलिए हम उसको जानते नहीं कि क्या बोल रहा है। बराबर है। लेकिन अगर हम संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं उस शब्द पे, तो हमें उसका अर्थ और उसका प्रत्यय यानी उसका भाव, ये तीनों चीजें पता चलने लगेगी। ऐसा यहाँ पे पतंजलि कह रहे। By doing the samyama on each separately, uh, produced by any jivatma, its knowledge can be gained, उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। A perfect yogi acquires accurate knowledge of the meaning and feeling of any sound or word in any language produced by any living being. कोई भी जीवात्मा किसी भी भाषा में कोई भी शब्द बोलेगा तो इसको समझ में आ जाएगा। ऐसा योगी जिसने इस पर संयम किया है, शब्द अर्थ और प्रत्यय पर अलग अलग से उस पे धारणा ध्यान समाधि जिसने की है। हम्म? जैसे कल हमने शेथ में पढ़ा। शेथ जैन के माध्यम से बात करते हैं, और उनका आवाज का टोन ऐसा है कि पहचान में नहीं आता है। किसी को लगता है हाँ ये रशियन रहे होंगे, किसी को लगता है ये इटालियन रहे होंगे या फ्रेंच रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे अनेक भाषाएं होती है जिसके अनेक नुएंसेस होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। तो हमको अभी भाषा का जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन चला जाएगा। समझा? कोई फ्रेंच में बात करे, मुझे समझ में आ जाएगा, मैंने जिंदगी में कभी फ्रेंच नहीं सीखा है। या कोई रशियन में बात करे, या कोई संस्कृत में बात करे, या पता नहीं, कोई भी तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कोई भी भाषा में वो बोले, समझ में आ जाएगा अगर हमने ये संयम किया है तो। अब और इसको थोड़ा सा शब्द को और समझते हैं। A word signifies an action, a state, and a concept. For example, cooking. Cooking implies existence of all factors related to cooking. अगर मैं आपको बोल दूं एक शब्द कि मैं खाना पका रही हूं, अब खाना पकाना यानी क्या, वो आराम से आपके ध्यान में आ जाता है। हाँ, तो उसकी पूरी प्रक्रिया आपके ध्यान में आ जाती है, समझाना नहीं पड़ता। बाय प्रैक्टिसिंग संयम, द योगी कैन अक्वायर नॉलेज ऑफ ऑल साउंड्स ऑफ एनी जीवात्मा। शब्द जो है यानी वर्ड, अटर्ड वर्ड, ऑब्जेक्ट सिग्निफाइड। फॉर एग्जाम्पल टेबल, जिसमें सिलेबल्स होते हैं, और अर्थ जो है इसका मतलब होता है मीनिंग, द मेंटल नेचर और फीलिंग ऑफ द स्पीकर एंड द आइडिया क्रिएटेड। मैं पढ़ रही हूं, तो अर्थ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हो, पढ़ाई। अगर मैं एक शब्द बोल दूं पढ़ाई, आपके समझ में आ जाएगा। और तीसरा जो है प्रत्यय यानी आइडिया, इज इन हिज माइंड बाय द वर्ड। व्हेन अ टेबल इंप्लाइज इफ यू हैव नोन वन। अगर आपको पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई ये शब्द आपके शब्दकोश में है ही नहीं, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको अर्थ और प्रत्यय ये दोनों नहीं होगा।
बराबर है ना। अगर आप जाने पहचाना तो ही आप उस चीज को समझोगे। सो considering one for the other, the word its itaratra adhyasa samskarat object and idea conveyed by it is stableness. Samyama is done to distinguish these three, शब्द अर्थ और उसका प्रत्यय, ये तीनों को अलग से समझने के लिए ये वाला संयम किया जाता है। और एक एग्जाम्पल जो व्यास भाष्य में उन्होंने दिया है वो गाई का है। हाँ, काउ, द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, उच्चारण, द आइडिया दैट इट मे बी इन द शेड और पैस्चर एंड व्हाट इट मीन्स टू द स्पीकर। तो अगर गाय मैं बोलती हूँ तो गाय या तो गोठे में रहेगी या तो बाहर कहीं चरने चली गई होगी। तो शब्द का अर्थ और उसका प्रत्यय दोनों ध्यान में आ जाता है। द योगिन डिवाइडिंग द प्रोसेस learns to think of the three separately. Thus, with samyama, he can reach the vocal cords of the jivatma who produce the sound. तो वो उसको हर एक का ज्ञान उसको मिल जाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? या आई विल टेक अप वन मोर सूत्र क्विकली। 3.18, एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट द सूत्र। 3.18 में वो कहते हैं संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। अब वो क्या बोलते हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, पूर्व जाति ज्ञानम ये बोल रहे हैं। Practicing samyama on samskaras, the yogi gains knowledge of his previous lives and incarnations. ये हम कहते हैं ना कर्म संस्कार, इम्प्रेशंस, इम्प्रिंट्स। अगर इस पर संस्कार पे अगर हमने संयम किया, धारणा ध्यान की, तो योगी को अपने पूर्व जन्म का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ओके। आज ही मैं किसी से चर्चा हो रही थी, वो बता रही थी उनकी बेटी साइकोलॉजिस्ट में हायर स्टडी कर रही है। तो मैंने उनको बोला कि अगर साइकोलॉजिस्ट, अच्छी साइकोलॉजिस्ट वो बनना चाहती है, तो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द माइंड, बराबर है। मन का होता है ना, मानस शास्त्र है, मन का शास्त्र होता है ये। तो मन क्या है, पहले उसको उस चीज का अभ्यास करने को बोलो। Ask her to study the nature of the mind. Ask her to study the anatomy and the physiology of the mind. Ask her to study the anatomy and physiology of a thought, because thoughts are the content of the mind. आ रही है बात ध्यान में? जो भी चीज हम समझना चाहते हैं उसका अभ्यास तो हमें करना होगा कि वो कैसा है, उसका गुणधर्म क्या है, उसके टेंडेंसीज क्या है, वगैरह वगैरह। तो अगर हमें संस्कार को समझना है, कर्म हम समझ लेते हैं, बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन कर्म संस्कार हमारे पल्ले नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा समझता है, फिर खो जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर इट withers away, sort of it just goes away, disperses. You have to do samyama, meditate on the samskaras. और ऐसा अगर आपने किया तो आपके पूर्व जन्म जितने भी हुए हैं उनका सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पे पतंजलि कह रहे हैं। आपके जाति ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व यानी पहले के, और जाति का मतलब आपका जन्म, आप क्या थे, आपका कुल कौन सा था, लीनिएज कहते हैं ना वो। ऑलराइट, नाउ instinct, knowledge of the previous birth incarnations, instinct, memory and desires form life. जिंदगी अगर आप देखोगे ना, एक तो हमारी सहज प्रवृत्ति होती है, दूसरी हमारी स्मृतियां होती है, और तीसरी हमारे डिजायर्स यानी हमारी अभिलाषाएं होती है। अभिलाषाएं, स्मृति और ये जो सहज प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति जो हमारी है, ये सब बनके हमारी जिंदगी बनती है। अगर फ्री फ्रॉम मेमोरी, फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड फ्री फ्रॉम इंस्टिंक्ट, द योगी इज एबल टू see through time, his own evolution, his journey through many lives since he came into existence as consciousness. तो योगी कौन है? वो जो सुख और दुख के स्मृतियों से जिसने खुद को मुक्त कर लिया है, जो कोई अभिलाषा नहीं रख रहा है,
क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है, राइट, नो डिजायर्स। और जो उसकी सहज प्रवृत्ति है ना, मतलब अपन कहते हैं ना कि टेंडेंसीज जो है, वो टेंडेंसीज पे उसने पूरा काबू वो ला चुका है। ऐसा योगी जो है, उसको समय की बाधा नहीं हो, और समय की बाधा नहीं होती, इसलिए वो अतीत में देख सकता है, और इसलिए उसको सारे पूर्व जन्म का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। ओके। अगर देखा जाए, पतंजलि कई सूत्रों में पूर्व जन्म की या रीइंकार्नेशन की या मेनी लाइव्स की बात करते हैं। ये वाला एक यम यमात में भी बोला है ना, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता जन्म संबोध। कथनता संबोध, हाँ, यस, बिल्कुल। 2.12 में क्लेश कर्म मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्टो जन्म वेदिनिया। सो 2.12 में उन्होंने पूर्व जन्म की बात की। 2. सती, जो अभी आपने बताया, सती मूले तद विपाक जात, नहीं, तुमने तीसरा बताया, सती मूले तद विपाक जाति आयु भोग, ये 2.13 में उन्होंने बात की। आपने ये वाला बताया 2.39, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। और 4.33 जो आगे जाके आएगा, क्षण प्रति योगी परिणाम अपरांत निर्ग्रह्य क्रम, फिर से एक बार वो पुनर्जन्म की बात करेंगे। राइट, ही विल टॉक अबाउट इट वन मोर टाइम। I will just take up quickly, just two lines में I will take up the next सूत्र। 3.19, 3.19 में वो कहते हैं, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। तो क्या कह रहे हैं? बाय प्रैक्टिसिंग संयम ऑन द प्रत्यय, प्रत्यय या अनुभव, या जिसको हम आइडिया कहते हैं, मुझे जो लगता है वो, राइट। So practicing samyama on pratyaya, the notion, the yogi gains knowledge of others' minds. That is, he acquires the ability to understand the mind of others. That means he becomes a clairvoyant. हम्म? बिना शब्द के, बिना आवाज के, बिना भाषा के, मन की बात वो पढ़ लेना सीख जाते हैं, अगर उन्होंने पराचित्त ज्ञानम प्रत्ययस्य, अगर उन्होंने प्रत्यय पे संयम किया तो, या हमने मेडिटेशन, अगर प्रत्यय आइडिया, ये जो आइडिया क्या है, अनुभव क्या है, इमोशन क्या है कह लो, उस पे किया है, नॉट टू बी मिसयूज्ड। और यहाँ पे ये दूसरे के मन की बात जब हम पढ़ना सीख जाते हैं, इसका गैर उपयोग गलती से भी नहीं करना। Be very careful. Allow the other person to make the statement. You have read his mind, but please don't make the statement on his behalf. आ रही है मेरी बात ध्यान में? है ना? उनको बोलने दो, उनके मुंह से आने दो। आपको समझ गया है पर आप शांत रहो, तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। डेवलपिंग नॉन अटैचमेंट टू सच विभूतिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना क्या होगा, अगर हमने ऐसी विभूतियों को का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? अंतराय में आ जाएंगे। ओके, हम अंतराय में आ जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट नॉट मिस यूजिंग द विभूतिज। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता होगा बाप रे हम कहाँ पे समाधि करेंगे, पतंजलि तीसरे पाद में पहुंच गए, इतना लंबा रास्ता दिखा दिया, तो हमसे कब होने वाला है, होने भी वाला है ये नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एवरीडे मेडिटेटर हो तो कोई ना कोई प्रपोर्शन में, पर हमारे सबके पास ये सिद्धियां हैं, और ये सिद्धियां जागृत होती है। हाँ, लेकिन हम कांस्टेंट मेडिटेशन नहीं करते, कभी कभी करते, तो ये सिद्धियां कभी कभी आती है और फिर चली जाती है। वी कैन नॉट समन इट एट आवर विल। ऑल राइट, ऑल गुड। हाँ, अभी यहाँ से सूत्र बहुत फटाफट जाएंगे, 50वें सूत्र तक, एक एक लाइन में सारे सूत्र है। किस चीज पर हमने संयम किया, धारणा ध्यान समाधि की, तो हमको कौन सा फायदा होगा, ये पतंजलि बता, चंद्र पे किया, सूर्य पे किया, वगैरह वगैरह। हाँ, सो इट इज गोइंग टू बी क्विक रीड फ्रॉम हियर ऑन।
All right, let's return to Sheth, and we are on page number 9 of his book. Sheth speaks the eternal validity of the soul. और कल उन्होंने अंतर मन की बात की थी, इनर ईगो की बात की थी। और कल का सबसे बड़ा, अभी स्टार्टिंग में क्लास शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे, कल का हमारा सबसे बड़ा लेसन ये था कि जो भी हमारी परिस्थिति है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, संबंधों को लेकर, वस्तु, व्यक्ति, विषय, हमारा जो एनवायरनमेंट है ये हमने बनाया है। चाहे वो आरोग्यदायी हो या निरोगी हो या ना हो, जो भी कुछ है ये हमने बनाया है। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस हमने बनाया है, तो इसको बदलना या नहीं बदलने की बात आएगी। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी दे दी, जब तक हम भगवान को हमसे अलग समझते हैं, तभी तक कॉन्फ्लिक्ट लेने वाला है। तो ये पहली बात हमें समझना जरूरी है। ओके, और लास्ट पैराग्राफ में जहां पे मैं रुकी थी, आई कॉल दिस सिमिंगली अनकॉन्शियस इनर ईगो for it directs our inner activities. It correlates information that is perceived not through the physical senses, but through other inner channels. It is the inner perceiver of reality that exists beyond the three-dimensional. It carries within it the memory of each of your past existences. It looks into subjective dimensions that are literally infinite. And from these subjective dimensions, all objectives reality flows. ये आखिरी बात हमने कल की थी। हमारा अंदर का एक वातावरण है, हमारा बाहर का एक वातावरण है। अंदर जैसी स्थिति है, हम वैसी ही स्थिति बाहर बनाएंगे। अंदर दुख की स्थिति है, तो हम बाहर दुख की स्थिति बनाएंगे। और अगर अंदर सुख की स्थिति है, संतोष की स्थिति है, तो बाहर भी हमारा संतोष में सब कुछ होगा। तो ये जो है अंदर की रियलिटी जो है ये सब्जेक्टिव है, बाहर की रियलिटी है ये जो ऑब्जेक्टिव है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विषय को निगडित है, कोई खास होता है। अंदर जो है वो हमारा सारा, उसका माहौल बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अंदर का माहौल बाहर का माहौल को बनाता है। ये बात हमने लास्ट की थी। लॉन्ग पॉज, ऐसा उन्होंने कहा, फिर हम रुक गए। आगे वो बात करते हैं, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू थ्रू दीज इनर चैनल्स एंड अनबिलीवेबल इनर एक्टिविटीज टेक प्लेस बिफोर यू कैन सो मच एज लिफ्ट अ फिंगर, flicker an eyelid, or read this sentence upon this page. वो कह रहे हैं जैसे बाहर कुछ ना कुछ होता है ना, क्रियाएं होती है, हाँ, वैसे अंदर भी अनेक क्रियाएं चलती है हमारे। अब बाहर किसी भी क्रिया को होने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे हाथ लंबा करके स्क्रीन को टच करने के लिए शायद मुझे 1 सेकेंड लगा, ठीक है। लेकिन अंदर के हमारे माहौल में जिस स्पीड से काम होता है, अब हमारा अंदर माहौल यानी कौन सा? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, राइट, ये कार्यरत है हमारे अंदर। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। सो वी हैव अ माइंड विच इज वर्किंग इनसाइड, वी हैव एन ईगो विच इज वर्किंग इनसाइड, we have the intelligence which is working inside, and we have the consciousness which is working inside. So these four things are working inside us. Okay, अब अंदर का वर्किंग वो कह रहे हैं इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि तुम उंगली उठाने से पहले, ये वाक्य पढ़ लेने से पहले अंदर काम हो गया है। So we have to understand the speed with which we consult the ego, we consult the intellect, we consult the mind. एक है संकल्प विकलात्मक, दूसरा है निश्चयात्मक, तीसरा है अहंकार वाला। ये सब एक दूसरे से इतना फास्ट ये मशीनरी चलती है
कि अभी तो शब्द सुना नहीं, बोला नहीं, उसके पहले सब कुछ कार्य हो गया है। ये वो कह रहे हैं, विच इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। दिस पोर्शन ऑफ योर आइडेंटिटी इज क्वाइट नेटिवली clairvoyant and telepathic, so that you are warned of disasters before they occur, whether or not you consciously accept the message, and all communication takes place long before a word is spoken. ओके अभी समझ लो, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, आपका परिवार समझ लो 4 या 6 जन का है, आप सब वहां पे बैठे हो। अभी आपको पता है कि एक ऐसा विषय है कि विषय को लेकर, चलो बच्चों की ही बात ले लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड एक ऐसा विषय है जहां पे आपको पता है कि कोई एक व्यक्ति जो टेबल पे बैठा है वो उसको लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो अगर बाकी जनों में से कोई भी रिपोर्ट कार्ड ये शब्द बोल ले, अभी तो उसने बोला नहीं, तभी तक तुमने भविष्यवाणी वाणी कर दी, है भगवान अभी राड़ा होगा, अब झगड़ा होगा। आप सोचो कि वो शब्द सुनते ही आपके मन ने उसको समझा, उसने अपने अहंकार को पूछा, अहंकार ने बुद्धि को भी कंसल्ट किया, और स्मृति में देखा गया कि हाँ बार बार इस चीज को लेकर झगड़े हुए हैं। वो जो एक्सपीरियंस है उसका स्मृति का रिकॉल किया। अहंकार फिर बाद में फाइनली, मन फाइनल कॉल लेता है, बुद्धि को पूछा क्या किया जाए, बुद्धि बोली शांत रहो, कुछ मत बोलो। अहंकार बोला ऐसे कैसे शांत रहे, मैं तो बोलूंगी। वो अभी रिपोर्ट कार्ड सामने वाले का शब्द मुंह से निकला नहीं, अंदर ये सब कुछ हो गया, और आपने तुरंत जवाब दिया अभी उस बात की बात नहीं करनी है, अभी शांति से खाना खाओ। लेकिन उसका एक शब्द और तुम्हारा उसका जवाब, इसके बीच में अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, जो वो ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। ओके, सो आई मे पॉज नाउ एंड देन टू नाउ एंड देन टू गिव यू अ रेस्ट। तो वो कहते हैं कि अगर आपको आराम की जरूरत है, वो जेन को बोल रहे हैं या रॉब को बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा रुक सकता हूँ। तो रॉब बोलता है इट्स ओके, आई एम ओके, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, तो आगे वो समझता है। तो ये समझ लिया कि हमारा अंतर मन, यानी हमारी चेतना या हमारा कॉन्शियसनेस, मेरे हिसाब से जो इनर वर्किंग समझाया वो दैट इज द वर्किंग ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। अब दूसरे पे आते हैं, ये अंदर का ईगो जिसको उन्होंने इनर ईगो बोला है। अब वो बोल रहे हैं द आउटर ईगो एंड द इनर ईगो ऑपरेट टुगेदर, the one to enable you to manipulate in the world that you know, the other to bring you those delicate inner perceptions without which physical existence could not be maintained। बाहर का जो हमारा अहंकार है, जो आउटर ईगो है, वो हमें क्या, ये दोनों, अंदर का अहंकार बाहर का अहंकार, ये दोनों यानी चित्त और अहंकार, ये मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, तो अंतर्मन और अहंकार, ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं, इनर ईगो एंड आउटर ईगो। आउटर ईगो वो है जो दुनिया में व्यवहार कैसा करना, ये तुमको सिखाता है। हम्म? किसके साथ कैसे बात करे, कितनी करे, कब करे, कैसे करे। तो ये हमारा आउटर ईगो उस बात को समझाता है, बाहर की दुनिया में मैनिपुलेशन कैसे करना। लेकिन अंदर का ईगो जो है, वो अंदर सूक्ष्म इस तरह से काम करता है कि उसके काम किए बगैर हम अस्तित्व में रह ही नहीं सकते, हम इस दुनिया में टिक ही नहीं सकते। रह ही नहीं सकते तो फंक्शन कहाँ से करेंगे। ओके, इस तरह से हमारा इनर और आउटर ईगो होता है। देर इज हाउएवर a portion of you, the deeper identity, who forms both the inner ego and the outer ego, who decided that you would be a physical being in this place and in this time। अब ये दो ईगो के अलावा, अंतर्मन बाह्य मन, ये दोनों के अलावा एक तीसरा घटक हमारे अंदर है,
और वो है जो निर्णय लेता है कि ये दोनों ईगो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वही है जिसने तुम्हें अभी, हमें इस समय पे, इस जगह में, हमें अस्तित्व में लाया है। आत्ता आपल्याला ज्यांनी, आत्ता या वेळेत, ह्या जागेवर ज्यांनी आपल्याला बसवलं आहे, तो आहे, वो है। दिस, वो जो है, इज द कोर ऑफ योर आइडेंटिटी, द साइकिक सीड फ्रॉम विच यू sprang, द मल्टी डायमेंशनल, द मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी ऑफ विच यू आर अ पार्ट। तो वो जो तीसरा हिस्सा है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारी पहचान है। वो ही वो बीज है जिसमें से तुम निकले हो। मल्टी डायमेंशनल, वन सेक, पर्सनैलिटी ऑफ विच यू आर अ पार्ट, वो है जो सब कुछ है जिसका तुम एक हिस्सा हो। तो हमारे अंदर ये जो तीसरा घटक है, उसका हम एक हिस्सा है, यानी हमारी पर्सनालिटी, हमारी ईगो आइडेंटिटी उसका एक हिस्सा है। फॉर दोज ऑफ यू हु वंडर वेयर आई प्लेस द सबकॉन्शियस, एज साइकोलॉजिस्ट थिंक ऑफ इट, यू कैन इमेजिन इट एज अ मीटिंग प्लेस, सो टू स्पीक, बिटवीन द आउटर एंड द इनर ईगो। तो अगर आप पूछो मैं कौन हूं, मैं कॉन्शियस बीइंग हूं, बट बाहर से, लेकिन अंदर से मैं कौन हूं, अंदर से मैं आत्मा हूं। तो अगर, या कह लो कि अंदर का जो आत्मा है अनकॉन्शियस है, तो बाहर से कॉन्शियस, अंदर से अनकॉन्शियस। आप मुझे पूछोगे तो सबकॉन्शियस किधर है, तो वो कह रहे हैं सबकॉन्शियस वो है जो इनको जोड़ता है, वो ब्रिज है। ओके, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, आत्मा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, दोनों कहाँ मिलते हैं, सबकॉन्शियस में मिलते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देर आर नो रियल डिविजन्स ऑफ द सेल्फ। लेकिन ये भी आप समझ लो कि हमारे कोई टुकड़े टुकड़े नहीं है, कोई हिस्से नहीं है। However, so we speak of various portion only to make the basic idea clear। हाँ, जैसे हम हमारे शास्त्र में पंचकोश कहते हैं, अन्न में कोश, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, राइट, मनोमय कोश बीच में रह गया। तो हम पंच प्राण अगर कहते हैं, सॉरी, व्हाट डिड आई से, पंचकोश, या जो पंचकोश हम जो कह रहे हैं, तो ये कोई अलग अलग टुकड़े हैं तो वैसा नहीं है, राइट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ के पत्ते पेड़ से अलग नहीं है, पेड़ की टहनियां पेड़ से अलग नहीं है, फल फूल पेड़ से अलग नहीं है, ये पेड़ के सारे हिस्से हैं, सब मिलाकर पेड़ बनता है। Okay, so that is how. Since we are addressing the individuals who do identify with the normally conscious self, I bring such matters up in this first chapter because I will be using the terms later in the book, and because I want to state the fact of multidimensional personality as soon as possible. जो लोग ये मानते हैं कि ये शरीर यानी मैं, ये नाम यानी मैं, ये स्त्रीत्व या पुरुषत्व जो तुम्हारा है यानी मैं, जो लोग खुद को ऐसा एक ही चीज समझते हैं, उनके लिए मैं अभी बताना चाहता हूं, आगे मैं और समझाऊंगा, लेकिन कि तुम सिर्फ वो नहीं हो, तुम सिर्फ एक औरत नहीं हो, तुम सिर्फ एक भारतीय नहीं हो, तुम सिर्फ एक शिक्षक नहीं हो, तो तुम्हारे अनेक पहलू है, तुम इससे अधिक बहुत कुछ कहो। और वो हम जो बहुत कुछ कह रहे हैं ना, उसको वो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ कहते हैं। मेरे कई पहलू है, राइट, और हर एक के साथ मेरा वो वाला पहलू, माँ के साथ मैं बेटी बनूंगी, पति के साथ मैं पत्नी बनूंगी, पति के साथ मैं बेटी नहीं बनूंगी, माँ के साथ मैं पत्नी नहीं बन सकती। ये जो हम संभालते हैं, इसके वजह से जिंदगी सही सही चलती है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल है, हम कोई इसी चीज को वो मल्टी डायमेंशनल कह रहे हैं।
और मेरे अंदर की पत्नी और मेरे अंदर की बेटी दोनों स्त्री है, लेकिन जो रोज ऑफिस जाती है, पैसे कमाती है, वो पुरुष तत्व भी मुझ में है। यानी मेरे कितने पहलू हो गए, कितने डायमेंशंस हो गए। इसलिए वो कह रहे हैं मैं जल्द से जल्द मल्टी डायमेंशनल का मतलब आपको समझा देना चाहता हूं। You cannot understand yourselves and you cannot accept my independent existence until you rid yourself of the notion that personality is an here and now attribute of consciousness. मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो अब भी यहां हूं। नहीं भाई, तुम पहले भी थे, तुम कल भी रहोगे। तुम आज इस शरीर में थे, कल तुम किसी और शरीर में थे, और आने आने के समय में तुम किसी और शरीर में रहोगे। तो ये बात अगर तुम मानते हो तो ही तुम मानोगे कि हाँ, मेरा भी एक अस्तित्व है। मेरा यानी श्वेत का, जिसको शरीर नहीं है। अस्तित्व अनेक प्रकार के हो सकते हैं। दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो now some of the things that I may say about physical reality in this book may startle you, but remember that I am viewing it from an entirely different standpoint. अब आगे जाके, अब फिजिकल रियलिटी यानी क्या? हमारी भौतिकता। हाँ, ये टेबल है, ये चेयर है, ये मैं हूं, ये तुम हो, ये है, ये वो है। ये जो हमारी भौतिकता है, इसके बारे में मैं अद्भुत चीजें आपको बताने वाला हूं, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम उसके अंदर रहकर देख रहे हो, मैं बाहर से देख रहा हूं। आपको जिगसॉ पजल पता है? चित्र होता है जिसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर हम सही जगह पे, यहाँ पे सर, यहाँ पे कान, यहाँ पे ऐसा सब बिठाते हैं। राइट? अगर समझो एक गधे का चित्र है, राइट, जो हमने बिठाया है। अभी गधे के अंदर एक टुकड़ा जो है, समझ लो उसके पीठ का टुकड़ा या उसके हाथ का या पैर का टुकड़ा, वो टुकड़ा अंदर बैठे बैठे क्या लगता है उसको कितना दिखेगा? उसके आसपास में जो है उतना ही दिखेगा। लेकिन आप जो बाहर से देख रहे हो, आपको कितना दिखता है? आपको पूरा चित्र दिखता है। तो हमारी भौतिकता, सो वी हैव अ लिमिटेड विजन ऑफ अवर फिजिकल रियलिटी, कम दिखता है। लेकिन अगर इस दुनिया से बाहर या दुनिया से ऊपर निकलकर जो दुनिया को देखता है, उसका नजरिया बहुत अलग बनेगा। Alright? So, Jane paused frequently here as she spoke for Seth. Her eyes were closed often. यहाँ पे रॉब लिख रहे हैं कि कई बार रुक रुक के ये बात की जेन ने, और उसकी आंखें ज्यादातर बंद थी। यू अब शेथ बोल रहे आगे, यू आर प्रेजेंटली फोकस्ड एंटायरली विद इन इट, wondering perhaps what else if anything there may be outside. I am outside, returning momentarily to a dimension that I know and loved. I am not, in your terms, a resident. However, while I have a psychic passport, there are still some problems of translation, inconveniences of entry that I must contend with. तो वो क्या कह रहे हैं कि अम, आप अंदर से सब कुछ देख रहे हो। मुझे ये भी कहानी याद है, पता है? दो मेंढक होते हैं, या दो मच्छी कह लो, मछलियां कह लो, जो एक छोटे से तालाब में है। और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, यार ये तालाब के बाहर कुछ होगा क्या? तो दूसरा बोलता है, पागल है क्या, यही हमारी दुनिया है, ये तालाब ही सब कुछ है। राइट? तो वैसे हम इसके अंदर रहकर हमको लगता है ये यही हमारी दुनिया है और यही सब कुछ है। लेकिन वो कह रहे हैं, पर मैं बाहर से देख रहा हूं। मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी दुनिया में आया हूं, ऐसी दुनिया जहां पे मैं पहले आ चुका हूं, और जो मुझे बहुत पसंद है। इस तुम्हारी दुनिया में मैं कुछ समय के लिए आया हूं, एंड आई एम नॉट इन योर टर्म्स अ रेसिडेंट। तुम यहाँ पे रहवासी हो, मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूं।
हाँ, मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ पे आया हूं, मेरे पास दिमागी पासपोर्ट है। अब ये तुम्हारी दुनिया में प्रवेश करने के लिए मुझे कठिनाई होती है, और वो कठिनाइयों को पार करके, वो बेचैनी को पार करके मुझे इस तुम्हारी दुनिया तक पहुंचना पड़ता है। सो पर ठीक है, मैं फिर भी मैं कुछ काम करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। मेनी पीपल आर हियर हैव लिव्ड फॉर years within the New York City and never taken a tour through the Empire State Building, which many foreigners are well acquainted with it. अब देखो, आप बताओ, नासिक में रहते हो, हाँ, कितनी बार शायद राम मंदिर गए हो, या पता नहीं काला राम मंदिर, या पता नहीं। आप ना, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये जगह नहीं देखी होती है। वो न्यूयॉर्क का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, पर न्यूयॉर्क में पला बड़ा हुआ इंसान शायद उसको न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, उसने कभी विजिट भी नहीं की होगी। लेकिन बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट है उनको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का सब कुछ पता है, कितने माले की है, कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। And so, while you have a physical address, I may still be able to point out some very strange and miraculous psychic and psychological structures within your own system of reality that you have ignored. तो आपका एड्रेस इधर का है, आप अभी इस दुनिया के रहवासी हो, ये आपका पता है, आपका ये एड्रेस है। लेकिन मैं जो बाहर से आया हूं, मैं कुछ ऐसी अद्भुत चीजें, स्ट्रेंज एंड मिराक्युलस ऐसी चीजें आपके ही समाज की, आपके ही संस्था की, मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसको आपने देखी ही नहीं है, जिसको आपने नजरअंदाज किया है, इग्नोर किया है। आई होप क्वाइट फ्रैंकली टू डू फार मोर देन दिस। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ इतना ही नहीं करना है, मुझे इससे कहीं अधिक करना है। आई होप टू टेक यू ऑन अ टूर through the levels of reality that are available to you, and to guide you on a journey through the dimensions of your own psychological structure, to open up whole areas of your own consciousness of which you have been relatively unaware. I hope, therefore, not only to explain the multidimensional aspects of personality, but to give each reader some glimpse of that greater identity that is his own. तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको ये शहर घुमाने ले जाऊंगा, हाँ? मैं ये दुनिया घुमाने ले जाऊंगा, और इस लोक के, इस पृथ्वी लोक के, इस दुनिया के कई ऐसे स्तर हैं जहां पे आप बड़ी आसानी से जा सकते हो। जैसे न्यूयॉर्क में रहने वाला आदमी न्यू एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जा ही सकता है, लेकिन वो गया नहीं है। तो मैं तुम्हारी ही दुनिया का तुम्हें टूर कराऊंगा। ऐसे कई स्तर है तुम्हारे अंदर जो तुम जा सकते हो पर गए नहीं हो, उनकी मैं पहचान तुम्हें करा देना चाहता हूं। मैं तुम्हें ही तुम्हारी खुद की पहचान करवाना चाहता हूं। क्वाइटली यू मे टेक अ ब्रेक, इतना कह के वो कहते हैं अब थोड़ा ब्रेक ले लो। Jane was out of trance easily and quickly. She had no idea, she said, of her pace, fast or slow, or if the passage of time per se. She said she had the impression that the material from Shet was highly condensed and directed, aimed at the reader, that he was trying to get the ideas across as clearly and concisely as possible. Jane now told me she had been very tired before the session. She resumed in the same manner at 10:29, 10:07 को रुक गए और 10:29 को फिर से सेशन शुरू हो गया। ओके, द सेल्फ दैट यू नो इज बट, अब शेथ आगे समझाते हैं, the self that you know is but one fragment of your entire identity. These fragmented selves are not strung together, however, like beads in a string. They are more like the various skins of an onion or segments of an orange, all connected through the one vitality and growing out into various reality while springing from the same source.
तो जिसको आप द माई सेल्फ कहते हो, वो जो तुम हो, वो जो मैं हूं, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा ये, मेरा वो ये मैं कौन हूं जो मेरा मेरा कर रहा है? तो वो जो मैं, जिसको आप मैं कहते हो, सिर्फ उतना ही आप नहीं हो, आप कहीं अधिक हो। लेकिन अधिक में अगर आप समझते हो कि जैसे एक माला में मोती होते हैं, उस तरह से आप एक एक हिस्सा आपका जुड़ा हुआ है, तो वैसा नहीं है। जैसे किसी प्याज के लेयर्स होते हैं ना, स्तर होते हैं, वो पूरे के पूरे स्तर, तो वैसे आप हो। उदाहरण देकर यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका सार, आपका गाभा, आपका एसेंस, आपका स्रोत, आपका सोर्स एक है, और उसमें से ये सारा कुछ निर्माण हुआ है। ओके, I am not comparing personality to an orange or an onion, but I want to emphasize that as these things grow from within outwards, so that so does each fragment of your entire self. Okay, वो मैं तुम्हें प्याज या मौसम्बी संतरा नहीं बुलाना चाहता, या उसके साथ मैं तुम्हें नहीं कंपेयर करना चाहता, पर जैसे वो बीज से उगता है, बीच में से बाहर की तरफ उगता है, वैसे तुम वो बीज का हिस्सा हो, जिसमें से तुम्हारे सारे हिस्से तैयार होते हैं। आई एम नॉट कंपेयरिंग, वो हो गया। ओके, योर फिजिकल सेंसेस परमिट यू, sorry, you observe the outside aspect of your objects. Your physical senses permit you to perceive the exterior forms to which you then react. But your physical senses, to some extent, force you to perceive reality in this manner, and the inside vitality within matter and form is not so apparent. मैंने अपनी आंखों से देखा, फटाक से तुम पहचान जाते हो, लेकिन अंतर आंखें, तुम्हारा अंतर मन, अंदर की आंखें क्या देख रही है, इसका इतनी जल्दी ध्यान में हमारे नहीं आता। Right? I can tell you, for example, that there is consciousness even within a nail, but few of my readers will take me seriously enough to stop in mid sentence and say good morning or good afternoon to the nearest nail that they find stuck in a piece of wood. हाँ? वो कह रहे हैं कि मैं अगर आपको बता दूं कि आप में चेतना है, तो लोहे का कीला होता है ना, कीला, नेल, अगर मैं बता दूं कि नेल में भी एक चेतना है, तो तुरंत मेरी बात मानकर अगली बार जब आपको कोई कीला दिखे, कोई नेल दिखे, तो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, तुम कीले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं करने वाले हो। सही है ना? नेवरदलेस, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद इन द नेल डू possess their own kind of consciousness. लेकिन आपके अंदर जैसे चेतना है, वैसे ही हर कीला, हर लकड़ी का टुकड़ा, हर एक चीज में वो चेतना है। नथिंग एग्जिस्ट, नाइदर रॉक नॉर मिनरल नॉर प्लांट नॉर एनिमल और एयर, दैट इज नॉट फिल्ड विद द कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन काइंड। अस्तित्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें चेतना नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने पंचमहाभूत में भी अपनी अपनी चेतना है ये बोल दिया। पृथ्वी को अपनी चेतना है, जल को अपनी चेतना है, अग्नि को अपनी चेतना है, वायु की अपनी एक चेतना है, आकाश को अपनी एक चेतना है। अगर हमारी भाषा में मैं कहूं, तो इस प्रकृति में जो भी कुछ है, हर एक चीज की अपनी अपनी एक चेतना है। क्यों? क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। चेतना है तो त्रिगुण है, त्रिगुण है तो बाकी सब कुछ है। बिकॉज प्रकृति इज त्रिगुणात्मक। प्रकृति से बाहर निकलोगे, त्रिगुण का खेल खत्म हो गया। तुम क्या बन गए? पुरुष बन गए, आत्मा बन गए, चैतन्य बन गए, तुम कॉन्शियसनेस बन गए, प्योर कॉन्शियसनेस। यू गेट दिस? ऑलराइट, तुम परमात्मा बन गए, कह लो। ऑलराइट, नाउ
So you stand amid a constant vital commotion, a gestalt of aware energy, and you are yourselves physically composed of conscious cells that carry within themselves the realization of their own identity. They cooperate willingly to form the corporeal structure that is your physical body. समजण्यासारखं आहे हा, लक्षपूर्वक समजून घ्या. छान बोलताय. वो क्या कह रहे हैं? अगर आप एक रूम में अकेले, मैं उदाहरण देती हूँ, अगर आप किसी एक रूम में अकेले बैठे हो तो तुम क्या कह रहे हो? मैं अकेली हूं. तो तुम्हारी एनर्जी वहां पर है, लेकिन तुम जिस जमीन पे बैठी हो या कुर्सी पे बैठी हो, उस कमरे में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सबको अपनी अपनी एक चेतना है. तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते. इतनी सारी चेतना इकट्ठी तुम्हारे साथ होती है. हाँ, यू कैन नेवर बी. अब मैं ये कहूंगा तो इसका एक इसकी एक गिचमिड़ कह लो या इसका एक गड़बड़ ये चालू ही रहता है. हम कहीं भी जाए ना, हमें महसूस होता है हम सही में अकेले कभी नहीं होते. तो वो आगे वो कह रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर हर एक कण कण में, हर एक पेशी में, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. ओके. और आप अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हो, योग में हमने शरीर शास्त्र सीखा है. आप जानते हो अनेक प्रकार की पेशियां हैं हमारे बॉडी में. मसल बनाने वाले सेल्स अलग होते हैं, नर्व्स बनाने वाले सेल्स अलग होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस करने वाले सेल्स अलग होते हैं, यूरिन का फिल्ट्रेशन करने वाले सेल्स अलग होते हैं, इंसुलिन तैयार करने वाले सेल्स अलग होते हैं, ब्रेन के सेल्स अलग होते हैं, हार्ट के सेल्स अलग होते हैं. सोचो आप कितने प्रकार के सेल्स हमारे बॉडी में हैं. ठीक है, ये तो आपको पता है. जो पता नहीं वो शेठ यहाँ पे बता रहे हैं. वो हर एक सेल ने स्व इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से आपके शरीर के अंदर का वो हिस्सा बनना मंजूर किया है, वो काम करना मंजूर किया है. तुम्हारे यूरिन फिल्ट्रेशन का जो सेल है, वो ये कभी नहीं कहेगा यार मुझे तो पचन संस्था में जाना था लेकिन मुझे उत्सर्जन में डाल दिया. ब्रेन का सेल कभी नहीं कहेगा करेगा कि बाप रे कितना स्टिमुलस, कितनी संवेदनाएं, यार काश मैं स्नायु होता, अगर हाथ हिलेगा तो ही मैं हिलूंगा वरना मुझे आराम ही आराम. कहेगा? क्या लगता है आपको? स्व इच्छा यहाँ पे विलिंगली को अंडरलाइन किया हुआ है. आपके शरीर का कण कण, किसी ने दिमाग पे बंदूक नहीं रखी उनके, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया है. हमारा कण कण स्व इच्छा से जहां पे है वहां पे है. जो कार्य कर रहा है वो स्व इच्छा से कर रहा है. फिर भी हम बोलते हैं नहीं यार मेरा मन नहीं है. ये मन ही सारी बाधाएं हैं. ऑलराइट. I am saying, of course, that there is no such thing as dead matter. मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, सब कुछ सजीव, सजीव है. सब कुछ स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से है. मृत हमारे अंदर कुछ भी नहीं. There is nothing dead in our body. There is no object that was not formed by consciousness, and each consciousness, regardless of its degree, rejoices in sensation and creativity. ऐसी कोई चीज नहीं है जो चैतन्य में नहीं है, जो चेतना से बनी नहीं है. ऐसी कोई चीज नहीं है. और हर चेतना
एक पेड़ की चेतना अलग होती है, हमारी चेतना अलग है। कल ही मैंने समझाया था, पक्षी की चेतना अलग होती है, वो फंगस की चेतना अलग होती है, बैक्टीरिया की चेतना अलग होती है। राइट, हर एक की अपनी अपनी एक चेतना है। पर हर चेतना, हर चेतना खुश है। हर चेतना अपने अस्तित्व को लेकर खुश है। मैं हूं, ये हर एक को महसूस होता है। वायरस भी बोलेगा मैं हूं, वो पक्षी भी बोलेगा मैं हूं। अपने होने का आनंद सबको है, ये पहली बात। दूसरा, परिवर्तित होने का की इच्छा भी सब में होती है। हर जीव, हर जीव कुछ बेहतर बनना चाहता है। तो क्रिएटिविटी हर एक में होती है। दो चीजें वो यहाँ पे बता रहे हैं, रिजॉय सेंसेशन, संवेदना का आनंद, और दूसरा है क्रिएटिविटी, उनकी सृजनशीलता। ये सब में होती है। हम कितना भी कंप्लेन करें, हम कितना भी रोए धोए, इसने ये किया उसने वो किया, लेकिन क्या तुम हो इसकी खुशी है? हाँ बाबा मैं हूं, इसकी खुशी है मुझे। और जो झूठ बोलेगा कि नहीं मुझे बिल्कुल होने की खुशी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ हूं, हाँ, उसको आप थोड़ी उंगली काट दो, वो डॉक्टर के पास भागेगी। अगर एक कट भी आ गया, जान बचाने के लिए वो भागेगी। यानी होने का आनंद उसको भी है। और हर कोई कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता है, हर कोई अपनी परिस्थिति को सुधारना चाहता है। तो जहां पे आता है क्रिएटिविटी, ये दो चीज हर एक जीवात्मा, हर एक कण कण, पेशी पेशी को ये होता है। I you cannot understand what you are unless you understand such matters। देखो, ये बातें अगर आपने नहीं समझी तो आप कौन है ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। फॉर कन्वीनियंस सेक यू क्लोज आउट द मल्टीट्यूडिनस इनर inner communications, 10, 11, 12 inner communications that leap between the tiniest part of your flesh. Yet even as physical creatures you are to some extent a portion of the other consciousnesses. There are no limitations to the self। अब देखो, मैं और स्मिता जी मिक्स हो गए तो आपको कितना कंफ्यूजन होगा। भाई आरती कौन सी, स्मिता कौन सी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए स्मिता जी कहेगी मैं अलग हूं, ये आरती है, ये अलग है। आरती कहेगी मैं अलग हूं, ये स्मिता है, ये अलग है। क्यों? सुविधा, कन्वीनियंस के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। राइट, इसलिए हम खुद खुद को अलग हमारी पहचान बताएंगे, लेकिन उनका और मेरा संबंध जो है, हम एक दूसरे की एनर्जी शेयर करेंगे ही करेंगे। जो भी लोगों के संपर्क में आते हो उसकी एनर्जी आप शेयर करोगे। मैं तो कहूँ लोग क्यों, चीजों के संपर्क में भी जो आते हो, जगह के संपर्क में आते हो, उसके साथ तुम्हारी एनर्जी शेयर होगी ही होगी। देर आर नो लिमिटेशंस टू द सेल्फ। क्यों? क्योंकि आत्मा तुम्हारे शरीर के त्वचा के अंदर बंधिस्त नहीं है। चेतना शरीर के अंदर सीमित नहीं है। इस दिए की लाइट और उस दिए की लाइट, दोनों की लाइट एक ही बन जाएगी, एक साथ होगी, मर्ज हो जाएगी। वैसे हमारी एनर्जी, हम जहां कहीं भी है वहां पे मिक्स होती है, मर्ज होती है। देर आर नो लिमिटेशंस टू इस पोटेंशियल्स। और कितने हद तक वो मिक्स होनी चाहिए, कितने भी हो सकती है। देखो, किसी को आप दिलो जान से चाहने लगते हो, कोई कोई है उनसे थोड़ा सा दूर रहते हो, तो ये कितने परसेंटेज में आप मिक्सअप होते हो ये नहीं बोल सकते। पर उसको भी सीमा नहीं है, कितने भी हद तक तुम एक रूप हो सकते हो, कितने भी हद तक। यू कैन अडॉप्ट आर्टिफिशियल लिमिटेशंस थ्रू योर इग्नोरेंस हाउएवर। आ गया पतंजलि का शब्द अविद्या।
लेकिन अविद्या के वजह से हम समझते हैं ये अलग मैं अलग, हम लिमिटेशंस, हम दीवारें बांध देते हैं। राइट? एक, आई थिंक रिचर्ड बाग का ही है, डोंट, नहीं, देयर इज सम अदर पर्सन हुज रिटन इट, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। डोंट बिल्ड वॉल्स, बिल्ड ब्रिजेस, बहुत फेमस कहावत है। राइट? तो you can adopt artificial limitations through your ignorance, however. You can identify, for example, with your outer ego alone and cut off from abilities that are a part of you. You can deny that you cannot change the facts. The personality is multidimensional, even though many people hide their heads, figuratively speaking, in the sand of the three-dimensional existence and pretend that there is nothing more. हम दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको नहीं बदला जा सकता। हम मल्टी डायमेंशनल है, हमारे अनेक पहलू है। इस दुनिया की गोदी में सर छुपाकर हम कह रहे नहीं नहीं, हम सिर्फ थ्री डायमेंशनल है। राइट? यहाँ पे कॉन्शियसनेस, टाइम एंड स्पेस, बस हो गया, खत्म, हम इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन दिस बुक आई होप टू पुल सम हेड्स आउट ऑफ द सैंड। हंसते हुए वो कहते हो, कुछ सर तो मैं खींच के निकालने वाला हूँ। ये जो मिट्टी के अंदर सर छुपाए दबे हो, ये दुनिया में जो सर सर दबाए बैठे हो, मैं कुछ सर तो ऊपर उठाने की कोशिश, उठाने ही वाला हूँ। लॉन्ग पॉज। यू मे ब्रेक और एंड द सेशन एज यू प्रिफर। ओके? अगर आपको ब्रेक चाहिए ब्रेक ले लो, और अगर खत्म करना है सेशन तो खत्म कर लो। वी विल टेक अ ब्रेक। 10:59 टू 11:10, 11 मिनट का ब्रेक हो गया। फिर आगे शेष बात करने लगे। नाउ वी विल शॉर्टली बी फिनिश्ड विथ अवर चैप्टर 1, विथ वेरी लिटिल मोर टू गो, दैट इज नॉट फॉर द बुक। ओके? अब चैप्टर 1 हम अभी थोड़ा ही बाकी है, एक पहला चैप्टर हम खत्म करेंगे। दैट इज नॉट फॉर द बुक। और फिर वो हंसते हुए रॉब को कहते हैं, लिखो मत ये। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आई डू नॉट मीन टू अंडर एस्टिमेट द आउटर ईगो, यू हैव सिंपली ओवर एस्टिमेटेड इट, नॉर हैज इट्स ट्रू नेचर बीन रिकॉग्नाइज्ड। देखो, ये जो मन बुद्धि अहंकार चित्त का जो अहंकार है, जो ईगो आइडेंटिटी है, इसको मैं कम नहीं, आपण म्हणतो ना, कमी नाही लेखू इच्छित, म्हणजे इसको मैं कम समझने की इसको ये क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, या इसको मैं कम समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम उसको बहुत ज्यादा समझते हो। इन शॉर्ट, आपके अहंकार को, ईगो आइडेंटिटी को, आपकी अस्मिता को, आपको, आपके अहम भाव को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, लेकिन आप ओवर एस्टिमेट करते हो। ये मैं समझाना चाहता हूँ। आपने उसको बहुत ज्यादा महत्व दे रखा है। मैं कम महत्व करना नहीं चाहता, उसका जो भी महत्व है वो कम नहीं करना चाहता, पर महत्व आपने जो बढ़ा रखा है उसको मैं समझाना चाहता हूँ। और यू हैव सिंपली नॉर हैज इट्स ट्रू नेचर, आपको वो एग्जैक्टली है क्या, ये अस्मिता, ये अहंकार, ये अहम भाव, ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको दिखाऊंगा। We will have more to say concerning this point, but for now it is enough to realize that your sense of identity and continuity is not dependent upon the ego. इसके बारे में आगे हम काफी बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इतना समझाना चाहता हूं कि जो आप मैं समझ रहे हो, आप सिर्फ उतना मैं नहीं हो। आपका ईगो यानी आप, ये जो पहचान बनाए रखी है आपने, ऐसा नहीं है। Now, at times, I will be using the term camouflage, referring to the physical world to which the outer ego relates, for physical form is one of the camouflages that reality adopts. Camouflage आप समझते हो? क्या कहेंगे? बहिरूपिया? What will we call it? मुझे हिंदी शब्द नहीं, पर मैं उदाहरण दे सकती हूँ। देखो, जंगल में कोई सिपाही लड़ रहा है, तो वो कैसे कपड़े पहनेगा?
हरे कर रंग के। आपने देखे फटीग्स अपने सोल्जर्स के, वो हरा और डार्क कर ऐसे पत्ते पत्ते वाला उनके कपड़े होते हैं ना वो। और टोपी भी वैसी बनाते हैं जिसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं या पत्तियां लगी हुई है, और वो झाड़ू के बीच में इस तरह छुपते हैं कि किसी को पता, अगर वो हिले नहीं तो ध्यान में नहीं आएगा कि यहाँ पे एक आदमी छुपा हुआ होता है। इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। गिरगिट बोलते हैं, गिरगिट की तरह गिर रंग बदलना। गिरगिट गिरगिट रंग बदलता है ममता, दैट्स अ कैमिलियन। हम्म। हियर यू आर कंसीलिंग योर सेल्फ विद इन द एनवायरमेंट। हाँ, यस गिरगिट मित्र। रंग बदलता है वो कैमोफ्लेज होने के लिए ही बदलता है। हाँ, वो भी सही है। हाँ, गिरगिट जो रंग बदलता है वो कैमोफ्लेज होने के लिए। वो अगर हरे जगह पे है तो हरा, ब्राउन जगह पे है तो ब्राउन कलर ले लेता है, ताकि वो पहचाना ना जा पाए। यहाँ फसवण्याची युक्ती असं इथे लिहिलंय। काय लिहिलंय? फसवण्याची युक्ती। हम्म। हम्म। फंसाने के लिए जो हम युक्ति करते हैं वो। यहाँ पे श्वेत कह रहे हैं कि ये हमारी दुनिया जो है ना, ये भी एक कैमोफ्लेज है। इस तरह से वो है कि कोई इसे पहचान ना पाए कि ये यहाँ पे है। उसने अपने आप को उस तरह से बना लिया है। द फिजिकल फॉर्म इज वन ऑफ द कैमोफ्लेजेस दैट रियलिटी अडॉप्ट्स। तो वो जो सत्य है, वो जो सत्य है, उसने ये एक रूप ऐसा, रंग ऐसा धारण किया हुआ है। द कैमोफ्लेज इज रियल एंड येट देर इज मच ग्रेटर रियलिटी विद इन इट, द वाइटलिटी दैट गेव इट फॉर्म। तो हाँ, ये जो रूप, यानी थोड़ा अगर शॉर्ट में कहे तो ये जो रूप रंग आकार की दुनिया है ना, रूप रंग आकार गुण की दुनिया जो है ना, ये सत्य नहीं है। वो सत्य पहचाना ना जाए इसलिए उसने अपने आप को इस तरह से सत्य जैसा रूप बना लिया है। दैट इज वन थिंग दैट ही इज सेइंग। एक्चुअली ये जो गोल, सीधा, या जो भी कुछ अलग अलग आकार, अलग अलग रूप जो दिखते हैं, ये दिखावा है। सत्य क्या है? उसके अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर की वाइटैलिटी, उसके अंदर की वो प्राण शक्ति या महाशक्ति कह लो, जो सब में एक जैसी है, कम ज्यादा लेकिन सब में है। तो ये शक्तियों को की पहचान, ये शक्तियां दिख न जाए इसलिए उसको एक रूप दे दिया, एक रंग दे दिया, एक आकार दे दिया, एक गुण दे दिया, ताकि वो पहचाना ना जाए। एक कैमोफ्लेज बना दिया। योर फिजिकल सेंसेस देन अलाउ यू टू परसीव दिस कैमोफ्लेज, फॉर दे आर अट्यून टू इट इन हाईली स्पेशलाइज्ड मैनर। फिर हमारी इंद्रियों से, हमारे आंख नाक कान वगैरह से हम वो देखते हैं जो ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो समाया है, उसके अंदर जो छिपा हुआ है, वो हमारे ध्यान में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियों का वो स्पेशलिटी है। हमारी आंखें वो ही देखेगी जो ऊपर से दिख रहा है। हमारी आंखों से ऊर्जा नहीं दिखती, हमारे कान से ऊर्जा सुनाई नहीं देती। उतना ही सुनाई देता है जो ऊपर ऊपर से आवाज है। साउंड के अंदर का साउंड नहीं सुनाई देता। हर नाद के अंदर एक नाद है, वो अंदर का नाद हमें नहीं सुनाई देता। राइट? बट टू सेंस द रियलिटी विद इन द फॉर्म रिक्वायर्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अटेंशन। और अगर आपको वो जानना है, एंड मोर डेलिकेट मैनिपुलेशन देन द फिजिकल सेंसेस प्रोवाइड। तो जो दिख नहीं रहा उसको आप देखना चाहते हो, जो सुनाई नहीं दे रहा उसको आप सुनना चाहते हो, तो आंख और कान से तो नहीं होने वाला। फिर आपके अंदर की ऐसी शक्ति आपको जागृत करनी पड़ेगी जिससे जो दिख नहीं रहा वो दिख जाए। अब बहुत दूर की चीज है, हमें दिखता नहीं, हम क्या करते हैं? बाइनोक्यूलर से देखते हैं, फिर दिखता है।
यानी कुछ एक आंख के अलावा कुछ एक साधन का इस्तेमाल हमने किया ताकि वो दूर की चीज हमें दिख जाए। वैसे हमको अंदर की शक्तियां हमारी इस्तेमाल करनी होगी। द ईगो इज अ जेलस गॉड। लेकिन देखो, अहंकार है ना, ये बहुत ही जलसला काय म्हणतात, ईर्ष्यालु है, बहुत ही ईर्ष्यालु है। अगर अहंकार को कोई ये कर ले ना, उसको बहुत जल्दी उसके पेट में दुखता है, बहुत जल्दी उसको जलन होती है। द ईगो इज अ जेलस गॉड एंड इट वांट्स इट्स इंटरेस्ट सर्व्ड। वो तो वही चाहता है जो वो चाहता है, वो जो चाहता है वो उसको चाहिए, उसको बाकी कोई चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। इट डज नॉट वांट टू एडमिट द रियलिटी ऑफ एनी डायमेंशन एक्सेप्ट दोज विद इन विच इट फील्स कंफर्टेबल एंड कैन अंडरस्टैंड। वो जहाँ पे कंफर्ट जोन उसका जो बना हुआ है ना, जहाँ पे उसको चीजें समझती है, जान पहचान की है, वो उसके बाहर नहीं जाना चाहता। ईगो हमारा हमेशा कंफर्ट में, जाने पहचाने में रहने की कोशिश करेगा, वो बाहर जाने से नहीं नहीं जाना चाहता। इट वॉज मेंट टू बी एन एड बट इट हैज बीन अलाउड टू बिकम अ टायरेंट। हमारे इस दुनिया में व्यवहार हम आराम से आसानी से कर पाए, इसलिए अहंकार ये हमें दिया गया है, एक साधन है वो। लेकिन उसकी दादागिरी, वो गुंडा बना बैठा है, वो हमें डराता धमकाता है, वो मन को डराता धमकाता है, वो बुद्धि की एक नहीं सुनता, बहुत दादागिरी टायरेंट बन के बैठा है। इवन सो इट इज अ मच मोर रेजिलियंट एंड ईगर टू लर्न देन इज जनरली सपोज। लेकिन फिर भी उसमें बहुत शक्ति है, और तुम उसे फुसलाकर, समझाकर उसके पास काम करा सकते हो, तुम उसको बदल सकते हो, तुम उसको प्यारा बना सकते हो। ठीक है। इट इज नॉट नेटिवली एज रिजिड एज इट सीम्स, इट्स क्यूरियोसिटी कैन बी ऑफ ग्रेट वैल्यू। लेकिन बाकी हिस्सों की तरह अहंकार को भी ना, अहम भाव को भी ना, क्यूरियोसिटी भी होती है। अरे, ऐसा किया तो क्या होगा। हाँ, तो ये उसका जो वो ये क्यूरियोसिटी है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसको गाजर दिखाकर, फुसलाकर, पटाकर उसके पास हम काम करवा सकते हैं। इफ यू हैव अ लिमिटेड कंसेप्शन ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, देन योर ईगो विल डू इट्स बेस्ट to keep you in the small enclosed area of your accepted reality. If, on the other hand, your intuition and creative instincts are allowed freedom, then they communicate some knowledge of greater dimensions to the most physically oriented portion of your personality. तो अगर आपको लगता है कि मुझे जो दिखता है उतना ही सही है, जो मुझे नहीं दिखता वो नहीं है, ये हमारा अहंकार बोल रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है, तो आपका अहंकार आपको उसी जगह पे बंदिस्त रखने की कोशिश करेगा, उतना ही सत्य में तुमको अटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके अंतर्मन, अगर आपका गट फीलिंग, अगर आप अपने हार्ट की सुनते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मुक्ति मिल रही, मुक्ति, आप बहुत ज्यादा मुक्त हो, और आपको बाकी जो डायमेंशंस है, बाकी जो स्तर है, उसका ज्ञान बड़े आसानी से मिल सकता है। अगर आप मन की बात मानो तो, यानी अंतर मन की मैं कह रही हूं, अगर इंट्यूशन है, अगर इंस्टिंक्ट्स है, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स है, तो आप बाकी के डायमेंशंस भी बड़ी आसानी से देख पाओगे। हम्म? लेकिन अगर अहंकार ने आपको जकड़ के रखा है, तो फिर आप अगर ये मानते हो कि नहीं नहीं, आंखों देखा हाल वही सही वाला है, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर आप उस लिमिटेड वर्ल्ड में ही रहोगे, उतना सीमित वर्ल्ड में ही रहोगे। 11:35 p.m. The session was interrupted because Rooney, one of our two cats, wanted to go out for the night. Sheth had been doing well. Jane left France quickly. After I let the cat out, she waited briefly, then decided to call it an evening before Sheth could return. It doesn't seem that chapter 1 is quite finished. तो हमको रुकना पड़ा, क्योंकि
हमारा जो दूसरा बिल्ला है उसको बाहर जाना था, मतलब दरवाजा खोल के छोड़ना छोड़ना था। तो उसको बाहर छोड़ा, लेकिन तभी तक जेन ट्रांस में से बाहर निकल आई। और फिर उसने सोचा कि नहीं, अब रुक ही लेते हैं। तो से चाहते थे कि पूरा चैप्टर ये वो लिखे, पर वो हो नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पे हमारा भी समय समाप्त हुआ। और सेशन, नेक्स्ट सेशन का नेक्स्ट हमारे सेशन में हम पढ़ेंगे। राइट? यस, हाउ इज इट? गुड, मेकिंग सेंस? या मेकिंग कंप्लीट सेंस? हाँ, राइट, सबका चिंतन मनन शुरू है। राइट फ्रेंड्स, आई विल लीव यू फॉर द इवनिंग। और फ्राइडे है आज, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। एंजॉय द वीकेंड, हंसो खेलो ऐश करो मजा करो, और सोमवार को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू। थैंक यू।